नमस्कार, मैं हूँ प्रिंस कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री और चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 5। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं कि रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है और उनका परिभाषा उदाहरण सहित देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। पहला था शुद्ध पदार्थ, जिसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस। और दूसरा हम लोगों ने क्या देखा है, तो दूसरा था हमारा दूसरा था हमारा मिश्रण। सेकंड क्या था, मिश्रण, जिसको क्या बोलते हैं हम, मिक्सचर। देखिए, शुद्ध पदार्थ का मतलब अर्थ यहाँ पे किससे है वो देखते हैं। शुद्ध पदार्थ का मतलब ये नहीं होगा उसमें केवल एक जैसे ही पदार्थ होंगे, मिलावट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे शुद्ध पदार्थ के कहने का मतलब ये है कि जो एक जैसे होंगे वो तो सही है, लेकिन जिनमें मिलाया गया है बहुत सारे पदार्थों को, उनका एक फिक्स रेशियो होता है, उसको देखकर बोला गया है शुद्ध पदार्थ। अब ये कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा कि शुद्ध पदार्थ का मतलब ये होगा कि केवल एक जैसे ही पदार्थ मिलेंगे। शुद्ध पदार्थ का मतलब ये होगा कि जो पदार्थ मिलेंगे उनका रेशियो एक जैसा होगा, फिक्स होगा, वो फिक्स होगा। एक जैसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे फिक्स होगा। तो कहने का मतलब ये समझिए, लिखकर समझाते हैं समझ में आएगा कि शुद्ध पदार्थ का मतलब ये होता है कि पदार्थों में परमाणुओं का निश्चित अनुपात होता है। शुद्ध पदार्थ में शुद्ध पदार्थ में परमाणुओं का निश्चित अनुपात होता है। ऐसा नहीं है कि एक पदार्थ लेते हैं तो हमारे लिए कुछ और रेशियो होगा, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ और रेशियो होगा, ऐसा नहीं है। चाहे हम हो, कोई दूसरा व्यक्ति हो, सबके लिए उस पार्टिकुलर पदार्थ में परमाणुओं का अनुपात फिक्स होगा। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कहीं से भी वो पदार्थ लिया हो, वो पदार्थ है तो अनुपात फिक्स होगा। फिर से समझते, एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत समझ में आएगा अच्छे से। हम लेते हैं एक पदार्थ जिसका नाम है जल। अब इस जल में जो परमाणु है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, बोलेंगे दो परमाणु हाइड्रोजन के हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो एक ऑक्सीजन के परमाणु है। तो ये सबके लिए होगा ना, ऐसा थोड़े कि हमारे लिए दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है तो दूसरे के लिए दो ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन होगा, ऐसा तो नहीं होगा, सबके लिए फिक्स है। तो जब ऐसा कंडीशन होता है जिसमें ये चीज लागू होती है निश्चित अनुपात का, उसको बोलते हैं हम शुद्ध पदार्थ। और जिसमें एक जैसे परमाणु ही होंगे वो तो शुद्ध पदार्थ है ही। जैसे अगर बात करते हैं केवल हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन में सारे जो परमाणु होंगे केवल हाइड्रोजन के ही होंगे, तो ये तो शुद्ध पदार्थ होगा ही होगा। इसके अलावा कोई दूसरा भी पदार्थ लेते हैं तो उसमें भी परमाणुओं का एक निश्चित अनुपात ही मिलता है, वो भी शुद्ध पदार्थ ही कहलाता है। समझ में आ रही है? चलिए अब हम देखते हैं मिश्रण क्या होता है। इसमें भी मिलावट होती है, इसमें भी मिश्रण होती है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है, इसमें अनुपात निश्चित होता है और इसमें जो अनुपात होता है वो निश्चित नहीं होता है। अनुपात निश्चित नहीं होता है, वो मिश्रण कहलाता है। तो जिस पदार्थों में परमाणुओं का अनुपात
फिक्स नहीं होता है मिश्रण कहलाता है, और जिसमें परमाणुओं का अनुपात फिक्स होता है, निश्चित होता है, उसको बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। समझ में आ रही है हम क्या कहना चाहते हैं? चलिए, कोई बात नहीं समझ में आ रही है। जहाँ नहीं समझ में आ रही है, बार बार बोल रहे हैं, आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि आपका कोई भी टॉपिक छूटे और आपको कोई परेशानियों का सामना करना पड़े। तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, आपके लिए हमेशा कमेंट सेक्शन खुला रहता है। चलिए आगे देखते हैं। शुद्ध पदार्थों को हम बांटे थे दो 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 वर्गों में। एक था तत्व और दूसरा क्या था? दूसरा था आपका यौगिक। अब देखिए, समझाने का एकदम आसान तरीका बताते हैं, हमको रटना नहीं है। जो तत्व होता है इसको याद रखिएगा, एक समान परमाणुओं का समूह। एक समान परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। एक समान परमाणुओं का जो ग्रुप होगा तत्व कहलाएगा। इसमें बस एक चीज कॉमन होगा, इसमें और इसमें ये वाला पॉइंट कॉमन होगा। हमेशा परमाणुओं का एक निश्चित संख्या होगी, एक निश्चित अनुपात होगा, तत्वों में भी यौगिक में भी। और क्या बोल सकते हैं हम? तत्व उसे बोलेंगे जिसमें एक समान परमाणु ही केवल होंगे, लेकिन उनका भी संख्या क्या होगा? निश्चित होगा। एग्जाम्पल सोडियम। अब सोडियम की चाहे हम कितनी भी मात्रा ले लें, 1 ग्राम 2 ग्राम 1 मोल 2 मोल 3 मोल, चाहे कितनी भी ले लें, 1 केजी लें 2 केजी लें, उसमें सारे के सारे सोडियम के ही परमाणु मिलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे तत्व। कॉपर ले लीजिए, जो कॉपर का तार होता है उस तार में सारे के सारे कॉपर के ही परमाणु मिलेंगे, तो वो भी क्या होगा? तत्व होगा। हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन कैसे दिखता है? H2 के रूप में होता है। तो इसमें भले हाइड्रोजन दो दिख रहे हैं, लेकिन इन दोनों में तो सारे हाइड्रोजन के ही परमाणु होंगे ना। ऐसा थोड़ी कि इसमें एक ऑक्सीजन का होगा या कोई दूसरे का होगा, सारे के सारे हाइड्रोजन के होंगे। तो जो H2 होगा इसको भी हम क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे। देखिए, इसको यौगिक नहीं बोलेंगे, कंफ्यूजन में ना रहिएगा। अगर एक जैसे, जब तक एक जैसे परमाणुओं का समूह दिखेगा तब तक हम उसको तत्व ही बोलेंगे, यौगिक नहीं बोलेंगे। तो ये यौगिक नहीं होगा। O2 तत्व होगा, N2 तत्व होगा, F2 तत्व होगा, Cl2 तत्व होगा, S8 तत्व होगा, P4 तत्व होगा। ये सारे के सारे तत्व होंगे, भले ये ग्रुप में है उससे कोई मतलब नहीं है, सारे के सारे में एक समान ही परमाणु मिलने वाले हैं, इसलिए वो कहलाएगा तत्व। चलिए आगे देखते हैं यौगिक। अगर यौगिक को परिभाषित करना होगा तो कैसे करेंगे? जैसे इसमें बोले थे एक समान परमाणुओं का समूह, इसमें बोलेंगे एक समान तत्वों, सॉरी इसमें क्या होगा? तत्वों का समूह या परमाणुओं का समूह। अब विभिन्न अलग अलग हो सकते हैं, ये बोलेंगे विभिन्न तत्वों का समूह, विभिन्न तत्वों या परमाणुओं का समूह, विभिन्न तत्वों या परमाणुओं का समूह यौगिक कहलाता है। इसमें एक शर्त होता है, वो सारे के सारे तत्व एक निश्चित अनुपात में होने चाहिए, ये शर्त होता है। तो हम इस तरह यौगिक को परिभाषित करते हैं। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। बात करेंगे जल का। अब देखिए, जल में जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनका अनुपात क्या दिख रहा है? H और O का अनुपात क्या दिख रहा है? संख्या के आधार पर 2 और 1 का रेशियो दिख रहा है। हमारे लिए भी उतना ही होगा, आपके लिए उतना होगा, जो भी होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, सबके लिए तो इतना ही होगा। चाहे जहां से भी हम पानी लाएंगे, किसी भी दुनिया से लेकर आएंगे, हमेशा उसका फॉर्मूला क्या होने वाला है? H2O होने वाला है।
तो यहाँ पे इनका रेशियो क्या होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, 2 और 1 होने वाला है। संख्या के आधार पे बोल रहे हैं, द्रव्यमान के आधार पे देखेंगे तो 2 और 16 यानी 1 और 8 होगा रेशियो। ये द्रव्यमान के आधार पे है, ये संख्या के आधार पे है, लेकिन फिक्स तो है ना, निश्चित तो है, अनुपात निश्चित होना चाहिए, कंडीशन लागू होना चाहिए। जब तक ये कंडीशन लागू होगा तब तक उसको हम यौगिक ही बोलेंगे, मिश्रण नहीं बोलेंगे। बस इसी का उल्टा हो जाता है मिश्रण में। अनुपात निश्चित था, यौगिक कहलाया, अनुपात निश्चित नहीं होगा, मिश्रण कहलाएगा। जैसे जल और चीनी, जल और चीनी। इसमें हम ये थोड़े बोलेंगे कि जल हमको नाप के लेना है, उसमें भी चीनी नाप के लेना है, ऐसे थोड़े बोलेंगे। हम मिला सकते हैं, कितना भी मिला सकते हैं। तो जिसमें अनुपात का कोई महत्व नहीं होता है, कोई महत्व नहीं होगा, कोई महत्व नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ये मिश्रण। और जिसमें अनुपात का महत्व होता है, जिसमें अनुपात का महत्व होता है, उसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं यौगिक। तो जिसमें अनुपात का महत्व होगा यौगिक, और जिसमें अनुपात का कोई महत्व नहीं होगा उसको बोलते हैं हम मिश्रण। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं यौगिक के प्रकार और तत्वों के प्रकार। तो तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तत्व को 3 भागों में आगे और डिवाइड किया गया है। चलिए देखते हैं तत्व के बारे में। तत्व को आगे और 3 भागों में डिवाइड किया गया है, धातु और अधातु और उपधातु। हमको इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी हाल ही में क्लास 10th में हम लोग 3rd चैप्टर में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे बस थोड़ी बेसिक जानकारी ही जानेंगे। डिटेल में आपको जानना होगा तो प्लेलिस्ट पढ़ा होगा, जाकर देख लीजिएगा क्लास 10th का, ठीक है। अब देखिए हम धातु किसे बोलेंगे। वह तत्व, वह तत्व जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, वह तत्व जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, जिसमें से करंट आसानी से प्रवाहित हो जाती है, मेटल बोलते हैं, धातु बोलते हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अधातु। सुचालक ना होके क्या हो जाएगा, कुचालक। जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है उसको हम बोलते हैं अधातु। और इन दोनों का बीच बिचवा, न तो पूरी तरह से सुचालक न तो पूरी तरह से कुचालक, क्या होगा भाई, तो ये होगा अर्धचालक। तो इसको बोलेंगे हम उपधातु। समझ में आया। जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक धातु, कुचालक अधातु, अर्धचालक उपधातु कहलाता है। क्लियर हो गया ये। उसी तरह यौगिक को भी बांटा गया है, यौगिक को भी बांटा गया है 2 भागों में। यौगिक को बांटा गया है 2 भागों में। पहला कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और दूसरा बांटा गया है अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। अब देखिए यहाँ पे कार्बनिक यौगिक किसे बोलेंगे, नाम में क्या दिख रहा है, कार्बन। तो जिस यौगिक में कार्बन मुख्य तत्व के रूप में होगा, मुख्य सदस्य के रूप में होगा, उसको कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। और उसमें हमेशा आपको साझेदारी वाला बॉन्ड ही दिखेगा, जिसको सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिक में क्या क्या हम देख सकते हैं, पहली बात ये देखेंगे, कार्बन मुख्य सदस्य के रूप में होगा, कार्बन मुख्य सदस्य के रूप में होगा। और सेकंड में क्या देखेंगे, जो कार्बन होगा ये हमेशा साझेदारी, साझेदारी से ही जुड़ा होगा, साझेदारी वाला ही आबंध बनाया होगा, जिसको हम बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, शेयरिंग होती है, इसको बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। ठीक है। तो ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन मुख्य तत्व के रूप में, मुख्य सदस्य के रूप में सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, CH4 मीथेन कार्बन है, अगर कार्बन नहीं होगा तो ये मीथेन नहीं कहलाएगा, नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। एसिटिक एसिड देखिए CH3COOH, ये हो गया, इसमें भी कार्बन क्या है, मुख्य है,
और उसमें भी सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़ा है, तो ये भी हो जाएगा एग्जाम्पल हमारा कार्बनिक यौगिक का। सीधी सी बात ये समझिए, कार्बनिक यौगिक वह यौगिक होता है जिसमें कार्बन मुख्य सदस्य होता है और सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़ा होता है। नेक्स्ट, अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक को हम उस यौगिक को बोलेंगे जिसमें कार्बन मुख्य सदस्य के रूप में नहीं होता है, उसको बोलते हैं कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। या जिसमें कार्बन नहीं होता है, कार्बन नहीं पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक। अगर मान लीजिए इसमें कार्बन है लेकिन वो सहसंयोजी आबंध द्वारा नहीं जुड़ा है, तब भी वो क्या कहलाएगा, अकार्बनिक ही कहलाएगा। तो इसमें सहसंयोजी आबंध द्वारा नहीं जुड़ा होगा, अगर होगा तब सहसंयोजी आबंध द्वारा नहीं जुड़ा होगा, कार्बन होते हुए भी वो कार्बनिक यौगिक नहीं कहलाएगा, अकार्बनिक कहलाएगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यहां पे जो कार्बन है, अब यहाँ पे जो कार्बन है वो कैल्शियम के साथ आयनिक आबंध द्वारा जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो अकार्बनिक यौगिक कहलाएगा, कार्बनिक यौगिक नहीं कहलाएगा। और मेन बात ये है, इसमें जो कार्बन है वो मुख्य सदस्य के रूप में नहीं है, यहाँ पे ये आयनिक यौगिक बनाता है। ये भी समझ सकते हैं, आयनिक यौगिक कभी कार्बनिक हो ही नहीं सकता, हमेशा अकार्बनिक होता है। और आयनिक यौगिक में जो कार्बन होता है वो मेन सदस्य के रूप में नहीं होता है, उसमें कोई मेन नहीं होता, ये दोनों के दोनों मेन ही है। टूटेगा तो कैल्शियम डबल प्लस और कार्बोनेट डबल माइनस आयन ही प्रोवाइड कराएगा, उसमें कार्बन मेन नहीं है, उसमें सबका रोल है सेम, इसीलिए ये कार्बनिक न कहला के अकार्बनिक कहलाता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा मिश्रण के प्रकार। मिश्रण भी दो भागों में बांटा गया है, एक हो गया समांगी, एक हो गया विषमांगी। तो हम पहले देखेंगे समांगी मिश्रण के बारे में और फिर देखेंगे हम विषमांगी मिश्रण के बारे में। तो समांगी होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें हम जल मिलाए हैं और चीनी मिलाए हैं, और एक हमारे पास सॉल्यूशन है, एक हमारे पास मिश्रण है जिसमें जल है और मिट्टी है। जरा आप हमें बताएं, किसमें हम बता सकते हैं देख कर केवल कि क्या क्या मिला हुआ है, जिसमें हम बता सकते हैं कि इसमें पानी है और चीनी है। अगर बता दिए बिना चखे तब हम बोलेंगे वो विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी बोल रहे हैं हम। इसमें बता देते हैं वो विषमांगी, बता देंगे विषमांगी, बता देंगे विषमांगी, नहीं बता पाएंगे समांगी। जब ये पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हमको केवल पानी दिखेगा, उसमें क्या घोला है, चीनी है, नमक है, नींबू है, क्या है, कुछ नहीं मालूम चलेगा बिना चखे। इसको हम बोलेंगे समांगी मिश्रण। इस पूरे विलयन को क्या बोलेंगे हम, समांगी मिश्रण बोलेंगे। लेकिन इसमें बता सकते हैं कि जल में मिट्टी घुला हुआ है, इसीलिए उसको बोलेंगे हम विषमांगी मिश्रण। परिभाषा कैसे बोलेंगे, ऐसे मिश्रण जिसमें घटकों का संगठन, घटकों मतलब जिससे वो मिलकर बना हुआ है, उसका घटकों का संगठन मतलब फैलाव एक समान हो, एक समान होता है, उसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। ऐसे मिश्रण जिसमें घटकों का फैलाव, मिलावट एक समान है, उसको क्या बोलते हैं, समांगी। और जिसमें मिलावट एक समान नहीं होती है उसको बोलते हैं विषमांगी। इसमें देखिएगा मिट्टी नीचे बैठा हुआ दिखेगा, पानी ऊपर गया हुआ दिखेगा, थोड़ा बहुत मिट्टी ऊपर पानी में मिला होगा लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नीचे ही पड़ा रहता है मिट्टी, इससे वो विषमांगी हो गया। समझ में आ रहा है। तो चलिए, लेक्चर शायद बहुत लंबा हो गया है पर कोई बात नहीं, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश किए हैं। अगर मान लीजिए कहीं दिक्कत आ रही है आपको तो बेझिझक आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे।